So let's talk about addiction, which is a very common problem, highly misunderstood, and with a lot of myths, especially in our country. बहुत सारे लोग समझते हैं कि एडिक्शन सिर्फ कमज़ोर इरादे का नाम है, बट रियलिटी में ये हमारे ब्रेन, हमारे इमोशंस, हमारे इन्वायरमेंट, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है. बायोलॉजिकली बात की जाए तो एडिक्ट पर्सनस में उनका डोपामिन उनको डिफरेंटली रिवॉर्ड करता है बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ देयर जीन्स. और फिर साइकोलॉजिकली बोला जाए तो कभी कभार एडिक्शन जो है वो लोनलीनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल पेन, बंदा अपने आप को नम करना चाहता है तो एक उसका तरीका बन जाती है. मतलब ये कि इंसान अक्सर रिलीफ ढूंढता है, तो कुछ जो एडिक्ट्स होते हैं वो इसको एज अ रिलीफ यूज़ कर रहे होते हैं. और फिर अगर हम बात करें साइकोसोशल फैक्टर्स की, तो जैसे कि फैमिली, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, सोशल प्रेशर, आप जॉब कर रहे हो मगर खुश नहीं हो, आप रह रहे हो लोगों के साथ मगर हैप्पी नहीं हो, तो एक तरीके से रिलेशनशिप, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब भी एक उसके पीछे उसके कॉजेज़ में आ जाते हैं. तो इसलिए एडिक्शन को सिर्फ चॉइस कहना या समझना इनकम्प्लीट होगा. अगर आप किसी की रिकवरी तभी किसी एडिक्ट की रिकवरी तभी स्ट्रांग होती है जब हम उस इंसान को उसकी पूरी स्टोरी के साथ समझें. लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से डीपली कनेक्टेड होता है. हमारे ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम डोपामिन बोलते हैं. ये सब्सटेंस नॉर्मली हमारी रिवॉर्ड, प्लेजर, रिलीफ उससे एसोसिएट करता है, मगर एडिक्शन में ये एक सर्वाइवल नीड बन जाता है. मतलब ये कि जो बंदा एडिक्ट होता है उसको नीड पड़ती है कि मैं सब्सटेंस लूँ और मेरा डोपामिन रिलीज़ हो. उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देन नॉर्मल पर्सन. उसके बाद आ जाती है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी. मतलब ये कि आपकी फैमिली में कोई अल्कोहल लेता है या कोई भी सब्सटेंस लेता है, तो कुछ लोगों में इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क कि वो भी आगे चलकर कोई ना कोई सब्सटेंस की उनको एडिक्शन हो. तीसरे में आ जाता है स्ट्रेस और ब्रेन चेंजेस. क्रॉनिक स्ट्रेस, ट्रॉमा, नींद अच्छी ना होना, रिलेशनशिप अच्छे ना होना, मतलब ये कि ये सारे फैक्टर्स हमारे ब्रेन के न्यूरोनल सर्किट्स को अफेक्ट करते हैं. और फिर कुछ लोग टेम्परेरी रिलीफ के लिए सब्सटेंस की तरफ जाते हैं. चौथा फैक्टर होता है टॉलरेंस और विड्रॉल. अब आप कोई भी चीज़ बार बार जब यूज़ करते हो तो टाइम के साथ उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, तो फिर आप उसकी ज़्यादा उसको लेना शुरू कर देते हो. अगर मैं आसान तरीके से समझा सकूं, इसे टॉलरेंस कहते हैं. मतलब कि उन्हीं इफ़ेक्ट्स के लिए आप सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ा देते हो जो आपको पहले कम सब्सटेंस से आ रही थी. और अगर आप वो सब्सटेंस ना लो तो फिर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. ओवरऑल बायोलॉजी का मतलब ये है कि एडिक्शन में ब्रेन चेंज होता है, इसलिए रिकवरी में सिर्फ शेम की, नसीहतों की, लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. रीसेंट रिसर्चेस शो करती हैं कि एडिक्शन आपके ब्रेन में, आपके न्यूरोनल सर्किट में, आपके केमिकल्स में चेंजेस लाती हैं. जीन्स का भी रोल होता है, मगर ट्रॉमा, क्रॉनिक स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब भी आपके ब्रेन को डिसरेगुलेट कर सकते हैं. इसलिए साइकाट्री में एडिक्शन को कोई मोरल फेलियर नहीं समझा जाता, बल्कि इसे एक बायोसाइकोसोशल प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है. साइकोलॉजिकली देखें तो एडिक्शन अमूमन सब्सटेंस से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ये फीलिंग से, इमोशन से स्टार्ट होती है. जब भी कोई लोनलीनेस, एंजाइटी, रिजेक्शन, एम्प्टीनेस, नमनेस, इस तरह की फीलिंग्स में होता है तो वो उसके लिए रिलीफ ढूंढता है. और जब कोई सब्सटेंस या बिहेवियर थोड़ी देर के लिए उसे वो रिलीफ प्रोवाइड करता है तो ब्रेन उस सब्सटेंस को याद रखता है. अगली बार जब भी स्ट्रेस या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वही शॉर्टकट मांगता है, वही सॉल्यूशन मांगता है जिसने उसे पहले रिलीफ दिया होता है. तो फिर एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है. स्ट्रेस आती है, क्रेविंग होती है, रिलीफ मिलता है और फिर रिपीट होता है. और फीलिंग्स जो हैं वो विद टाइम हार्डर टू कंट्रोल हो जाती हैं, हार्डर टू टॉलरेट हो जाती हैं. धीरे धीरे नॉर्मल इमोशंस टॉलरेट करना मुश्किल लगने लगता है और एडिक्शन फिर सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि एक सर्वाइवल बन जाती है. इसलिए रिकवरी सिर्फ सब्सटेंस छोड़ना नहीं होती,
बल्कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कैसे हेल्दी तरीके से ट्रीट किया जाए, अपनी स्ट्रेसेस को कैसे कोप किया जाए, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एडिक्शन सिर्फ एक पर्सन को नहीं, पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है, इमोशनली इम्पैक्ट करती है। फैमिली हर वक्त कांस्टेंट वरी में रहती है, कांस्टेंट एंजाइटी में रहती है, कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, फिर से रिलैप्स में तो नहीं चले गए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। एक कांस्टेंट एंजाइटी जो कि लेटर ऑन उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। फिर आपके रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, झूठ, बार बार प्रोमिसेस का ब्रेक होना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिस्टेंस की तरफ ले जाता है। वही लोग जो आपसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं वही आपसे थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्रिटिक्स आती है, गिल्ट आता है, सेल्फ ब्लेम आता है। कभी कभार पेरेंट्स या पार्टनर्स खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं इसमें मेरा रोल तो नहीं है, और वो गिल्ट फिर उन्हें आगे चल के एंजाइटी की तरफ ले जाता है। समटाइम्स आपका जो केयर गिवर होता है, जो केयर टेकर होता है, जो आपके सबसे करीब होता है, आपका ख्याल रख रहा होता है, उसकी अपनी स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, हर वक्त की सोचें, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, तो वो बर्नआउट उसका भी बहुत रियल होता है। बट रिकवरी फैमिली को हील भी करती है। जिस तरह से एडिक्शन पूरी फैमिली को हर्ट करती है, उस तरह से रिकवरी से पूरी फैमिलीज़ भी हील होती हैं।